हाँ जी बेटा, देखिए हमने प्रीवियस क्लास में ली चार्टियर्स प्रिंसिपल पढ़ लिया था और इससे रिलेटेड हमने चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा हमने देख लिया था। तो आज मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले एक बार मैं दोबारा ली चार्टियर्स प्रिंसिपल मोटा मोटा डिस्कस करूंगा और फिर मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा आज जो पेपर में आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ली चार्टियर्स प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है कि एक बार अगर इक्विलिब्रियम बन गया तो फिर अगर हम उसमें चेंज करें, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा चेंज करें, तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे इस चेंज का इफेक्ट खत्म हो जाए, नलीफाई हो जाए। उसमें सबसे पहला चेंज है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में अगर मैं रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी बैलेंस करने के लिए। बट अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम कर दूं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी बैलेंस करने के लिए, जिसे आप वाइस वर्सा कह सकते हैं। फिर आया हमारा टॉपिक कैटलिस्ट एंड इनर्ट गैस। कैटलिस्ट का रोल होता है रिएक्शन को फास्ट करना और कुछ नहीं। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, बस वो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर देता है बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एज कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इनर्ट गैस होता है जो रिएक्ट ना करे और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर आपको ये बताया था मेन कि डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, बीकर ठंडा हो जाएगा, ये उसका उल्टा है, आप याद रख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर का मतलब होता है गैस, मतलब जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की ही बात करोगे ना। तो कई बार पेपर में ना सॉलिड लिक्विड करके पूछ लेते हैं, तो बच्चा उसके भी मोल्स ऐड कर लेता है, ये ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर करना है। अब देखो यहाँ पे मोटा मोटा था कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन लेस मोल की तरफ जाएगी, घटाएंगे तो मोर मोल की तरफ। तो हमारे पास रिएक्शन है, हम रिएक्शन से ही देख लेते हैं सीधा सीधा। जैसे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट में 2 मोल हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल हैं। हमने पढ़ा कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो हमारी रिएक्शन लेस मोल की तरफ जाएगी, तो दोनों तरफ मोल सेम है, तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर एक और केस ले लेते हैं, सो जस्ट टेक दिस केस। यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो लेस मोल की तरफ और वाइस वर्सा। तो जस्ट मैं एक आपको क्विक रिव्यू करवा रहा हूँ। टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बच्चे गड़बड़ इसी में करते हैं टेम्परेचर में। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाए। फिर मैंने आपको एक एडिशनल बताया था, अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है यानी पॉजिटिव है तो उसका बैकवर्ड एक्सो होता है, और कोई एक्सोथर्मिक है तो उसका बैकवर्ड एंडो होता है, बस इतना याद रखना। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा हो, मतलब एंडो। अब हमने इसको समझा भी था, जैसे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखो डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब एक्सोथर्मिक, यानी फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है। अब अगर मैं इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाएगी जहां एब्जॉर्ब हो जाए, यानी फॉरवर्ड तो जाएगी नहीं, बैकवर्ड। तो इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर बैकवर्ड हो जाएगी, इफ आई डिक्रीज फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। इतना हमने लास्ट क्लास में किया था और यहाँ पे मोस्टली गलती टेम्परेचर में करते हैं बच्चे। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं और आगे चलते हैं। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स डू दैट। देखिए अब ये है क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा। पेपर में ऐसे पूरा लिख के आ जाएगा और बोलेंगे कि बताओ बैकवर्ड जाएगा मतलब कैसा जाएगा। तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट नहीं 2 मिनट देता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए, इसे समझ लीजिए। 2 मिनट के बाद आई विल डिस्कस कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है। सो योर टाइम स्टार्ट्स सर नाउ। नोट करना है। लेट अस स्टार्ट। तो आपके 2 मिनट पूरे हो गए। सो अब मैं आपको हेल्प करता हूँ कैसे करना है। अब आप इसको, इसमें ना प्रेशर की बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपने क्या करना है, मोल्स चेक करने हैं। देखो यहाँ पे मोल है 1, यहाँ पे मोल है 2, तो ऑब्वियसली जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो लेस मोल की तरफ जाएगी, यानी बैकवर्ड। तो देखो पहले का आंसर बैकवर्ड है, समझ में आ गया हिमांशु? आगे देखते हैं। देन वी हैव CH4
एंड सल्फर CS2, ये हमें रिएक्शन दी हुई है। इसके मोल देखो 2 + 1 3 एंड 2 + 3, यानी दोनों तरफ सेम है, 3 मोल 3 मोल, यानी नो इफेक्ट, सो नो इफेक्ट। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे सॉलिड आ गया तो सॉलिड को इग्नोर करना है, तो 1 मोल है यहाँ पे 2 मोल है, तो ये बैकवर्ड हो जाएगी। तो देखो बैकवर्ड प्रेशर बढ़ाने से, क्योंकि रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अब आ जाओ यहाँ पे गैस गैस गैस, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 + 1 3 और ये 1, यानी यहाँ फॉरवर्ड। तो चेक करो आंसर फोर्थ का, फॉरवर्ड। अब ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड तो इग्नोर हो गया, यानी 1, तो यहाँ 0 यहाँ 1, तो बैकवर्ड, तो ये आ गया बैकवर्ड। अब यहाँ पे काउंट करो गैस गैस गैस, क्योंकि हमने गैस को ही देखना होता है प्रेशर में। तो 4 + 5 9, 4 + 6 10, यहाँ 10 है यहाँ 9 है, यानी बैकवर्ड। If we increase pressure, it will go backward because in backward direction number of moles are less. So I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले इसे समझा देता हूँ, फिर आपको आई विल गिव यू टाइम फॉर 2 मिनट्स फॉर राइटिंग। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मोटी सी बात सीख लो। जब भी हम, ये हमेशा अपने ब्रेन में फिट कर लो, जब भी हम किसी गैस को पानी में डिसॉल्व करेंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, याद रख लो, अपने ब्रेन में डाल लो ये मोटी मोटी सी बात, कीप इन योर माइंड। whenever we dissolve gas in water it is exothermic process। मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या बोला है, जब भी हम किसी गैस को पानी में डिसॉल्व करेंगे वो एक्सोथर्मिक है। अब देखो क्वेश्चन, why does solubility of CO2 decreases with rising temperature। अब देखो अभी अभी मैंने बताया कि डिसॉल्विंग गैस इन वाटर इज एक्सोथर्मिक, तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड हो जाएगा। तो बैकवर्ड मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। आप CO2 को पानी में डाल रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वो CO2 डिसॉल्व ही नहीं होगा, वो बैकवर्ड में चला जाएगा। सो देखो प्रोसेस, द प्रोसेस अकर विद डिक्रीज इन रैंडमनेस। रैंडमनेस आप समझ सकते हो, यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। सिंस दिस रिएक्शन इज फिजिबल it must be exothermic, है ना, exothermic हो गया in forward direction, therefore with increase in temperature reaction will go in backward direction, और backward का मतलब हो गया कि CO2 अलग water अलग, यानी solubility decrease हो गई। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में लिख दो। आप ऐसे लिखो, we know dissolving gas in water is an exothermic process, hence according to Lee-Chatter's principle, if we increase temperature, reaction will go in backward direction, means solubility will decrease। दोबारा बताता हूँ सुनो, we know dissolving gas in water is exothermic process, hence if we increase temperature, bracket में according to Lee-Chatter's principle, bracket बंद, reaction will go in backward direction। so I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला नोट कर लो और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस इज सो एंड सो। तो आप वैल्यू देखो, 27 डिग्री सेल्सियस पे -3 है वैल्यू, और यहाँ पे है हमारी -2, है ना, जो वैल्यू दी हुई है Kc की। कहता है इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बताइए। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रिएक्शन बैकवर्ड हो जाए तो वैल्यू कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये 10⁻³ है, ये -2 है, तो ये बढ़ रही है रिएक्शन। तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब वैल्यू कम। मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और फॉरवर्ड हो जाए तो फॉरवर्ड का मतलब वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ से मेरा आइडिया लगता है कि एंडोथर्मिक है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन जाएगा, एंडोथर्मिक। एक बार ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझो ध्यान से। मैं ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 27 डिग्री सेल्सियस पे Kc की वैल्यू है 1.6 × 10⁻³ एंड 127 पे इतनी, यानी टेम्परेचर बढ़ाओ तो वैल्यू बढ़ गई। तो किस में बढ़ती है वैल्यू, हमने पीछे पढ़ा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड मतलब बढ़ जाना। तो आंसर देखो, एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक में ही फॉरवर्ड जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत कुछ टाइम के बाद बच्चों के माइंड से निकल जाता है ये कंसेप्ट, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसे नोट कर लीजिए और मुझे डन बोलिए। चलो
तो अब ये हमारे समझ में आ गया। तो आपको प्रैक्टिस बेटा बहुत चाहिए। अब हम चलते हैं आगे एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन को पढ़ोगे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का Kc दिया है, के दिया है। कहता है व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग डीकॉम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया। मतलब इसका उल्टा है ना, यहाँ पे N और H कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं। कह रहा है कि अगर मैं डीकॉम्पोजिशन कर दूं तो डीकॉम्पोजिशन ये होता है अमोनिया का, यानी इस रिएक्शन की उल्टी हो गई। और क्या फर्क है कि यहाँ पे 2 मोल्स है, ये 1 मोल है, फर्क है ना, थोड़ा सा फर्क भी है। तो क्या हुआ, के की वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, जस्ट कीप इन माइंड। और ये 2 मोल था, ये 1 मोल था, तो ये √2 आ गया, तो रूट भी आ जाएगा। एक तो उल्टा हो गया तो के रिवर्स हो गया, और यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 मोल था, तो ये √2 में चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस 2 को भी कंसिडर कर लो, तो फिर इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा। जस्ट कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से डिवाइड हो गया ना, तो उसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। तो हमने ये समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैसा पेपर में आ सकता है। तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस के। तो ये आ गया अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम एज पर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि एक्सोथर्मिक है। देखो इस चीज को ध्यान रखना, उसने क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि जो ये रिएक्शन दे रहा है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव है। उसने लिखा नहीं, उसने एक्सोथर्मिक लिख दिया। कई बार ऐसा भी करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो डेल्टा H नहीं लिखेंगे, रिएक्शन में लिख देंगे एक्सोथर्मिक है। चलो ठीक है। कहता है राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ Kp, तो कहता है इस रिएक्शन का Kp लिखो। तो Kp में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लिख लेंगे। अभी मैं आंसर भी दिखाता हूँ। फिर कहता है हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो लो जी, प्रेशर में देखो मोल चेक करो, 1 1 2 और ये 4, तो बैकवर्ड जाएगी, यानी इंक्रीजिंग प्रेशर इट विल गो बैकवर्ड, लेस नंबर ऑफ मोल। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड ही जाएगी, इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो बैकवर्ड। यूज ऑफ कैटलिस्ट, देयर वुड बी नो इफेक्ट, देयर वुड बी नो इफेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक बार मैं इनके आंसर दिखा देता हूं, तो आपको फिर मैं नोट करने का टाइम दूंगा। सो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, Kp प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। सो सीधा आंसर ये रहा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेट अपना प्रेशर और डिवाइडेड बाय ये। फिर उसका सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट था कि Kp हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर and increasing temperature and using catalyst। अब देखो उसने पूछा है वैल्यू ऑफ Kp, जरा ध्यान से देखना। उसने ये नहीं पूछा डायरेक्शन बताओ, उसने पूछा है वैल्यू ऑफ Kp। तो Kp की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो रेशियो सेम रहती है। बट अगर पूछता कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी, तो हम बता सकते हैं। हम देखते हैं इसने आंसर किस बेस पे दिया हुआ है। सी according to Lee-Tadger's principle, with increase in pressure, equilibrium will shift in left to produce less number of moles। तो ये तो हमें पता ही था, ठीक है। Since the reaction is exothermic, with increase in temperature, equilibrium will shift in backward direction। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर equilibrium will not be disturbed by using catalyst। so equilibrium पे no effect by using catalyst। so ये चीजें थी, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। एक बार आप फिर से देखिए, समझिए जरा ध्यान से। इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन लेस मोल की तरफ जाएगी, दैट इज बैकवर्ड। इंक्रीज इन टेम्परेचर तो एंडोथर्मिक जाएगी, तो फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है। यूजिंग कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है रिएक्शन पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप इसे नोट कर लीजिए बेटा, प्लीज नोट इट, नोट करके डन। तो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, बट मैं आंसर आपको नहीं दिखाऊंगा, अभी नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, वो आप अपने आप करेंगे। वो आपको समझ में आ गया है कैसे कैसे करना है, इट इज़ इजी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप देखिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका ब्रेन बहुत अच्छा खासा यूज होने वाला है, और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कई चीज़ें अलग तरह से आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, थोड़ा अलग तरह से। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, आप साथ साथ कोशिश करना नोट करने की।
क्योंकि मैं समझाता रहूंगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, मैं यहाँ साइड पे भी लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने करना क्या है। कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन दी हुई है H2 प्लस Br2 गिव टू HBr, ये रिएक्शन दी हुई है और इसका Kc दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁵, ये आपको गिवन है जो मैंने लिख दिया। फिर कहता है टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइंड द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्रेशर मतलब Kp, कह रहा है फाइंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, और आपको एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है ना, तो ये K दिया हुआ है तो C नहीं लिखते, हो सकता है P की फॉर्म में, वैल्यू दी नहीं है। कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर फॉर ऑल द गैस इफ 10 बार, कह रहा है इफ 10 बार, इफ, मैं यहाँ पे उसी की वर्डिंग यहाँ पे लिखूंगा, इफ 10 बार HBr इज इंट्रोड्यूस इनटू अ सील कंटेनर, ये ध्यान रखो कि कह रहा है 10 बार इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया कि आपको H2Br2 ये रिएक्शन दी हुई है और इस रिएक्शन में HBr ऐड कर दिया, तो अगर आप आंसर देखो ना तो आंसर में रिएक्शन उल्टा करके कर रहे हैं। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं उल्टा करके, ये मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपके पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में 10 बार HBr ऐड कर रहे हैं, यानी उन्होंने HBr ऐड किया, तो HBr को अगर हम प्रोडक्ट साइड में ले लें, है ना, प्रोडक्ट साइड में ले लें तो हमें कंपेयर करना इजी होगा क्योंकि HBr ऐड किया है, तो सॉरी रिएक्टेंट साइड में ले लें, हम इसे उल्टा कर दें तो हम दिखा सकते हैं, इसको रिएक्टेंट दिखा सकते हैं और रिएक्टेंट दिखा के हम इसको समझा सकते हैं। तो देखो क्या किया, इसको क्या कर दिया, रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, 2HBr स्प्लिट टू फॉर्म H2 प्लस Br2, तो जो इसकी वैल्यू थी तो वो K की अब नई वैल्यू बन जाएगी 1/6 इंटू 10⁵। अब हमने ऐसा क्यों किया वो मैंने बताया, क्योंकि HBr ऐड किया, तो जिस चीज को ऐड किया ना उसे रिएक्टेंट बना लो तो आपको समझाना आसान होता है, क्योंकि उसने हमने से और भी वैल्यू पूछी, कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैस, उसने इन दो गैसेस का प्रेशर पूछा है और ये HBr इतने पे ऐड किया है, तो इसको हम रिएक्टेंट मान ले तो हम इसे कंपेयर करके बता सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको उल्टा कर दिया। तो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि उल्टा क्यों किया, कई बच्चे ये नहीं समझ पाते, तो ये मैंने बताया उल्टा इसलिए किया क्योंकि HBr ऐड किया है, तो HBr को रिएक्टेंट बना देंगे तो हम कंपेयर कर पाएंगे, तो Kc हमारा उल्टा हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे उसने अलग अलग प्रेशर पूछा है, तो अलग अलग प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, अब आप ये देखिए हाउ टू फाइंड सेपरेट प्रेशर, तो उसके लिए हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे और करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, मैं यहीं पे समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो 2HBr H2Br2, क्योंकि ये तो हमने Kc निकाल लिया, ये हमारा K आ गया ना, Kp जो भी था उल्टा कर दिया हमारा ही आ गया। अब हमें चाहिए कि इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, तो उसने क्या किया कि जब उसने ये रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिखने में बोल रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मतलब जब रिएक्शन शुरू की, तो रिएक्शन शुरू की तो HBr का प्रेशर 10 था, H2 और O2 का प्रेशर 0 ले लिया, क्योंकि जब भी आप कुछ शुरू करोगे तो रिएक्टेंट होंगे आपके पास, प्रोडक्ट नहीं होगा, बट इक्विलिब्रियम बन गया, है ना, एक बार एट इक्विलिब्रियम का मतलब जब इक्विलिब्रियम बन गया यानी इनके बीच में बैलेंस बन गया, तो क्या होगा, ये 2 मोल है ये 1 मोल है, तो यहाँ लेटर से कि इसका जो प्रेशर है P/2, मान लेते हैं प्रेशर है P/2 हो जाएगा। अच्छा ऐसा मैंने क्यों बोला, ध्यान से समझना, ये वाला स्टेप समझ नहीं आता बच्चों को, ये 1 मोल है, ये आपका ये 2 मोल है, ये आपका 1 है, यानी 2 का हाफ, तो अगर मेरा प्रेशर P है तो उसका हम हाफ कर देंगे, यहाँ पे भी प्रेशर P है इसका हाफ कर देंगे, तो हमें मेनली देखना है इक्विलिब्रियम वैल्यूज, वी हैव टू सी मेनली इक्विलिब्रियम वैल्यूज, तो ये वैल्यू हमने Kp में डाल देनी है और जो हमारे पास आंसर है वो यहाँ पे डाल के सॉल्व कर लेना है। अब आपके माइंड में ना कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, प्लीज आस्क, क्योंकि यहीं पे आती है प्रॉब्लम कि सर ये P/2 कैसे आया, तो मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। बोलो बेटा, सबसे पहले आदित्य से पूछता हूँ, आदित्य या अंकित, या अंकित, एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क। सर मुझे जब आपने के की वैल्यू इन्वर्स करी मुझे वहां एक तक बात समझ बताओ, आ गया, यहाँ उसके तक समझ बाद नहीं में आ आ रहा। गया, यहाँ तक समझ हाँ में जी, यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में अगर देखोगे ना तो उसने पूछा है फाइंड इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ ऑल गैस, और उसने हमें किसका प्रेशर दिया है, HBr का, इन दो का प्रेशर पूछा है, बात समझ में आ गई। तो इन दो का मैं प्रेशर कैसे निकालूंगा, इस तरीके से,
मैं क्या करूंगा, अब जरा समझना, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि हमने रिएक्शन शुरू की, तो रिएक्शन शुरू की तो इसका प्रेशर तो था हमारे पास, इसका प्रेशर नहीं था। इसका प्रेशर नहीं था क्योंकि जब भी आप कुछ शुरू करोगे तो रिएक्टेंट होएगा, प्रोडक्ट नहीं होएगा। यहां तक समझ में आ गया? बोलो बेटा, यहां तक आ गया? यस सर, आ अब गया सर। क्या करता है कि लेट, इसका प्रेशर P बन गया क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है ये, तो इक्विलिब्रियम के बिना है ना। एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ यहाँ चल जाएगा, है ना? समझ में आया कि एट हाँ इक्विलिब्रियम जी सर। कुछ यहाँ चल जाएगा। तो लेटर से P चला गया, कितना चला गया? P। पी। ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वही बता रहा हूँ क्यों किया। क्योंकि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, मतलब ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ से P गया तो यहाँ पे P/2 हो जाएगा। गॉट इट? क्योंकि हम हाँ इक्वेशन जी सर। बैलेंसिंग के हिसाब से देखेंगे। देखो लेटस दोबारा बताता हूँ, अगर ये 1 होता ना तो ये P होना था, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, तो P हो जाना था। बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी हाफ हो गया, तो हमने P/2 कर दिया, P/2 कर दिया। नाउ यू गॉट इट? गॉट इट यस बेटा? सर। अब हमें ये इक्विलिब्रियम की वैल्यू मिल गई जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं Kp, क्योंकि Kp में हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू डालेंगे सिर्फ। गॉट इट बेटा? गॉट इट? अब देखो H2 की यस क्या सर। डालेंगे? P/2, और इसकी वैल्यू Br2 की क्या डालेंगे? P/2, और इसकी क्या डालेंगे? P 10 माइनस P। अच्छा, यहाँ पे भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे P/2 कर दिया, माइनस करने में P कर दिया। तो मोल्स देखो ना, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 है, यानी ये P, ये 2 है, ये ये 1 है, तो ये 2 हो रहा है, तो P/2 इंटू 2 कर लो, ये आ जाएगा ना, क्योंकि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। गॉट इट? कई बच्चे ये पूछते हैं कि यहाँ P-2 क्यों नहीं किया, तो वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज जब इधर आएगी तो ये 2 मोल के हिसाब से आएगी। 2 मोल मतलब इसकी दो वैल्यू को ऐड कर लो तो यही आएगा, है ना? यही आएगा। गॉट इट? गॉट इट बेटा आदित्य? यस सर। चलो, तो अब हम ये वैल्यू डालते हैं। तो जब हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, और हमारे पास ये था, यहाँ से हमारा P आ जाएगा सॉल्व करके, कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये अब आपका मैथमेटिकल पार्ट है, इसको हम P सॉल्व करेंगे तो P हमारा ये आ जाएगा। तो यही उसने हमसे पूछा था कि बताओ इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, तो H2 का आ गया हमारे पास। हमने ये निकाला था ना P/2, तो PH2 P/2 और 10 में से माइनस कर लो जो ये वैल्यू आई है P की, ये आ जाएगी आपकी HBr की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके मुझे डन बोलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि P/2 हमने क्यों लिया और वो किस तरह से लिया। तो अगर आप रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन कुछ इस तरह से थी, HBr गिव H2 प्लस Br2। अब आप रिएक्शन देखो ध्यान से, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 10 रुपए यूज हो रहे हैं तो यहाँ 5 हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की, तो इसकी वैल्यू थी 10 बार, तो इसकी वैल्यू 0 थी। एट इक्विलिब्रियम मतलब कुछ टाइम के बाद इनके बीच में बैलेंस हो गया। तो अब हमें नहीं पता इसमें से कितना यहाँ चल गया, तो लेट P चला गया, ये भी P हो जाएगा क्योंकि ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, P हो जाएगा। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे कि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, यानी ये P/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मोल है ना, 2 मोल है ये। ध्यान से समझना। या एक और तरीका है करने का, आप इसे P मान लो, यस P/2 सर। ना करो। एक और तरीका है, इसे P मान लो, इधर 2P माइनस कर लो, ये भी तरीका सही है। देखो ये इजी है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 1 मोल है तो इसे 1 मोल वाला P मान लो, इधर आके 2 मोल हो गया तो 2P कर लो। गॉट इट? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, करके देख लो। अब आप निकाल लो यहाँ से Kp। तो Kp जब आप निकालोगे तो P इंटू P डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2P का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लो, सारी वैल्यू डाल के, Kp आपको दिया हुआ है, यू विल गेट सेम आंसर। ये भी एक तरीका है, और एक तरीका जो मैंने पीछे बताया। बताओ, गॉट इट?